आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ, पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम। केरल में बोले राहुल गांधी, ये चुनाव संविधान बचाने के लिए था। कांग्रेस ने पूछा सवाल, रियासी आतंकी हमले पर क्यों चुप है प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र में क्यों हुई भाजपा की हार, संजय राउत ने इन दो नेताओं का जिक्र कर बताई वजह। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले 400 पार के नारे से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुआ भारी नुकसान। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर जल मंत्री आतिशी पर भड़के वीरेंद्र सचदेवा, लगाया बड़ा आरोप। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा, केंद्र की राजनीति करेंगे सपा अध्यक्ष। रूसी सेना में भर्ती की गए 2 भारतीय यूक्रेन संघर्ष में मारे गए। अब समाचार विस्तार से। तेलुगु देशम पार्टी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बंडी संजय कुमार के साथ साथ कई अन्य नेता भी शामिल रहे। अमित शाह और जेपी नड्डा मंगलवार शाम को ही समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंच गए थे। चंद्रबाबू नायडू के बाद जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम को मिलाकर 23 मंत्री हैं। टीडीपी से 19, पवन कल्याण समेत जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री हैं। एक खाली पद रखा गया है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश को भी चंद्रबाबू नायडू सरकार में मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा टीडीपी आंध्र प्रदेश अध्यक्ष और जनसेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नांदेड़ला मनोहर भी कैबिनेट में है। टीडीपी के मंत्रियों में 17 नए चेहरों को मौका मिला है। जनसेना पार्टी के 3 मंत्री पवन कल्याण, नांदेड़ला मनोहर और कुंडला दुर्गेश हैं, जबकि बीजेपी के कोटे से सत्य कुमार यादव एकमात्र मंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं हैं। इन मोहम्मद फारूक के रूप में एक मुस्लिम चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से शानदार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के मलप्पुरम पहुंचे, जहां उन्होंने एडवन्ना में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में यूडीएफ कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं नवनिर्वाचित सांसद ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल का राज्य में ये पहला दौरा है। वायनाड से राहुल गांधी ने लगातार दूसरी बार शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद वो लोगों का आभार जताने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मलप्पुरम के साथ ही राहुल गांधी वायनाड का दौरा भी करेंगे। साथ ही वहां एक जनसभा को संबोधित किया। मलप्पुरम में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर मौजूद सभी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी प्रचंड जीत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव के दौरान जिन लोगों ने उनका समर्थन किया है वो उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की परंपरा और इतिहास की रक्षा संविधान करता है। राहुल ने आगे कहा है कि अगर संविधान खत्म हो गया था तो यहाँ आने वाले लोग कहेंगे कि वो मलयालम को नहीं सुनना चाहते, न ही यहाँ के खाने और यहाँ की परंपरा को मानेंगे। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि इस बार का चुनाव संविधान को बचाने के लिए था। उन्होंने कहा है कि एक तरफ देश के वो लाखों लोग थे जो अपनी परंपरा, इतिहास, संस्कृति से प्यार करते हैं और अपना भविष्य खुद तय करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे जो कहते थे कि नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम और शाह चाहते थे कि अगर वो चाहेंगे कि केरल के लोग हिंदी बोले तो उन्हें हिंदी ही बोलना पड़ेगा। अगर वो चाहेंगे कि तमिल लोग तमिल छोड़कर हिंदी बोले तो उन्हें ऐसा ही करना होगा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले का हवाला देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की नया कश्मीर नीति के विफल रहने का आरोप लगाया और सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हमले की निंदा करने का समय क्यों नहीं मिला और उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक बयान में यह आरोप भी लगाया कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की झूठे ही सीना ठोकने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है। नमस्कार साथियों, जिस दिन इस देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में, उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। उसमें कुछ बच्चे भी थे। वो नज़ारे देखकर हम सबका, आप सबका दिल दहला होगा।
उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस तथाकथित नए कश्मीर, जो बड़े बड़े खोखले आपकी दावे थे कि साहब सब कुछ ठीक हो गया कश्मीर में, उन दावों की तो पोल लगातार खुली रही है। पिछले 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक और 596 हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है इसमें? जो पीर पंजाल रेंज है, पुंछ और राजौरी सेक्टर है, यहां ये आतंकवादियों का आतंक का गढ़ बन गया है और अब पड़ोस में रियासी में भी आतंकी हमले होने लगे, जबकि जो कि लगभग इसको शांत इलाका माना जाता था। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री, आपकी अगर पटाखे छोड़ना और लड्डू बांटना बंद हो गया हो तो इस पे भी मुंह खोलिए। मणिपुर पे आप चुप रहे, अब इस पे भी चुप रहेंगे? इस पर तो कुछ बोलिए। और आपने इसका भी जवाब अभी दिया नहीं है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, चुनाव नहीं लड़ी। क्यों? आपने ये जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या ये जिम्मेदाराना हरकत थी कि आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे कश्मीर में? इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। आप क्या हिंदुस्तान का उसको हिस्सा नहीं मानते? ये गंभीर सवाल है, इसका जवाब दीजिए। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में बढ़ती आतंकी वारदातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, ऐसे में आपको दूसरे तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। बिना बातचीत के मसला हल नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में हाल ही में लगातार घटनाएं हुई हैं, ये बहुत ही दुखद है और हम इसकी निंदा करते हैं। इसमें मासूम लोगों का खून बह रहा है। आज लगातार मिलिट्री एक्शन हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हुआ आप रूस और यूक्रेन में देख रहे हैं, वह लड़ाई से क्या हासिल हुआ है। अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है तो आपको दूसरे तरीके पर भी विचार करना चाहिए। बिना बातचीत के मसला हल नहीं होगा। आप बड़े भाई हैं, आपको बड़ा दिल दिखाकर बात करनी चाहिए। कश्मीरी कभी इस तरह की गलत चीजों में शामिल नहीं होता है, इसको इससे निजात दिलाना होगा। दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई शुरू हो गई है। इस याचिका में हरियाणा से यमुना में पानी छोड़ने को लेकर दिशा निर्देश करने की मांग जारी की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और पीवी वराले की बेंच कर रही है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये दुखद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी राजनीतिक झगड़ों का भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, बहुत दुखद है कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी झगड़ों को लेकर, पॉलिटिकल राइवलरी को लेकर यहाँ की आम जनता सफर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। क्या केंद्र सरकार सिर्फ एक तमाशा देखने वाली सरकार है? क्या राज्य सरकार को इस समय पे समर्थन नहीं दे सकती है? ये वही दिन याद दिलाता है जैसे कोविड के समय पर त्राही त्राही मची हुई थी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली में। जनता त्रस्त थी, जनता मर रही थी, पर आपसी मतभेद को लेकर जनता को दरकिनार किया गया था। ये दुखद स्थिति है और इस समय पर दोनों सरकारों को मिलकर, क्योंकि उसमें पार्शियल अगर बार बार कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी केंद्र सरकार की है दिल्ली स्टेट को संभालने में, तो ये जिम्मेदारी का निवारण करने भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं उम्मीद करती हूं कि दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग रखकर इसका एक सोल्यूशन ढूंढेंगे और किसी तरीके हरियाणा से हो, नेबरिंग स्टेट से हो, एक सपोर्ट देकर जनता की जो पानी की दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ओडिशा में पहली बार भाजपा स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है। ओडिशा में जो चुनावी घोषणा पत्र है वो छत्तीसगढ़ की भांति है और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में 100 दिन में काम किया है, इसका असर ओडिशा में भी पड़ा है। मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है और पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी
स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है। मॉडल स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ सामने आया, आपकी योजनाएं महतारी मंडल की तरफ सुभद्रा योजना जो लाभ है वो मिला? बिल्कुल, उड़ीसा में भी जो वहां का मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, वो छत्तीसगढ़ की भांति है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 100 दिन में काम किया, उसका असर भी जरूर उड़ीसा में पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। सर, बलौदाबाजार में कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच शिवसेना ईवीडी के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार की वजह से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो शिंदे की वजह से हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की हिम्मत है, बोलिए मोदी जी को, मोदी जी आपने 400 पार का नारा दिया लेकिन आप 200 पार भी नहीं पार। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए भले ही अपने समर्थक दलों टीडीपी और जेडीयू की मदद से जीत गई हो, लेकिन भाजपा खुद बहुमत हासिल कर पाने में नाकामयाब रही। भाजपा ने चुनाव प्रचार की शुरुआत में 400 पार का नारा दिया था और इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 400 पार नारे से नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो वो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और इस वजह से चीजें गड़बड़ हो गई और यही हमारी महायुति के लिए भारी पड़ा। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 240, कांग्रेस ने 99, समाजवादी पार्टी ने 37, टीएमसी ने 29, डीएमके ने 22, जनता दल यूनाइटेड ने 12, वाईएसआरसीपी ने 4, आम आदमी पार्टी ने 3, टीडीपी ने 16 और 83 अन्य लोगों ने सीटें जीती हैं। एनडीए ने 9 जून को एक बार फिर सत्ता में वापसी की और नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इसके साथ ही इतिहास भी रच दिया है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो दूसरे व्यक्ति हैं। 7 जून 2024 को मोदी ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 293 सांसदों के समर्थन की पुष्टि की थी। ये मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल है और पहली बार उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया है। इसमें आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार की जनता दल यूनाइटेड 2 मुख्य सहयोगी बनकर उभरी हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आतंकी हमले पर कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पूरक है। ऐसे में देश की सरकार को चाहिए कि इसका मुंह तोड़ जवाब दे, इन सारे आतंकवादियों को दोजख में पहुंचाए। हमारा मतभेद मोदी जी से है और भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और देश की सरकार को चाहिए कि इसका कड़ाई से जवाब दे, प्रत्युत्तर दे और इन सारे के सारे आतंकवादियों को दोजख में या नरक में जगह दे और नरक का दरोगाए जिंदान इनकी सलामी ले। हमारे मतभेद अपनी जगह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मेरी गुजारिश है नरेंद्र मोदी जी से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, सॉफ्ट कार्रवाई ना करें। आज की डेट में आतंकवाद का समूल नाश होना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में देश को चुनौती दी है आतंकवादियों ने, सेना को चुनौती दी है आतंकवादियों ने, हमारी सेना उनको उनके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाएगी। चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल रिसर्च अस्पताल सेक्टर 32 के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही अस्पताल के प्रशासनिक व सिक्योरिटी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही चंडीगढ़ पुलिस, बम स्क्वाड, क्राइम ब्रांच सहित अन्य कई जांच टीमें अस्पताल में पहुंच गई। आज हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल की तरफ से कि यहाँ कोई बम रखने के बारे में मेल मिली उनको, तो हमने अपने सारे कंपोनेंट्स मंगवाकर, टोटल अपने कंपोनेंट्स जितने हरे मंगाकर हमने सारा चेक किया है, कुछ नहीं मिला यहाँ। तो अभी कुछ दोबारा से हॉस्पिटल चालू करने के बारे में या रेगुलर यूज के बारे में सीनियर अफसर से अभी परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद इसको चालू करवा देंगे।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि लोगों ने उन्हें उनके सभी दोषों और पापों के लिए सबक सिखाया है। उन्हें 400 पार के बारे में भूलने की जरूरत है। राज्य के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पीने के पानी की कमी है, मजदूरों के पास कोई काम नहीं है और सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही। मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि इनकी गलतियां इतनी है, इनके पाप इतने हैं कि लोगों ने इनको सबक दिया है। तो 400 पार वगैरह ये सब चीजों अभी भूल जाओ बोलना, लेकिन आज महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्या कर रही है, महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति है, पीने का पानी नहीं है, सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं, मजदूरों के हाथों को काम नहीं है, सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज जिस तरह से मदद करना चाहिए, सरकार की तिजोरी लोगों के लिए खोलना चाहिए, तो वो नहीं खोल रही, लेकिन मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए सरकार तिजोरी खोल के बैठी है। तो ये सबसे बड़ी बात है और सरकार और जनता देश राज्य की और इनको सबक देंगी। राजधानी दिल्ली में उत्पन्न हुए जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां आपकी दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर दोषारोपण कर दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता केजरीवाल सरकार और उनके नेताओं पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लगातार आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। इस कड़ी में भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरियाणा से दिल्ली को मिल रहे अधूरे पानी डेटा को लेकर जल मंत्री आतिशी द्वारा हरियाणा सरकार को पत्र लिखने की कड़ी निंदा की। हमने पुलिस में शिकायत की है। हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य दिए थे कि मुनक नहर से ककोरी के बीच में पानी की चोरी वाटर टैंकर माफिया द्वारा की जाती है। उन साक्ष्यों के साथ कुछ और एविडेंस भी है जो हमने पुलिस को दिए हैं और बताया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, टैंकर माफिया बढ़ा है। टैंकर माफिया को चोरी करने की छूट दी गई है। वो बिना प्रशासन की मदद के, बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। अब पुलिस अपना काम करेगी। सर, कहाँ से आपको लगता है कि जो सरकार इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, सीधा सीधा अगर जल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में, दिल्ली सरकार के ज्यूरिडिक्शन में मुनक नहर की कनाल आती है और वहाँ से जो पानी जा रहा है और वहाँ से अगर वाटर टैंकर माफिया चोरी कर रहा है, तो किसका काम है? जल बोर्ड का काम है उसे रोकना। तो जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, आश्वासन नहीं, पुलिस ने हमारी शिकायत ले ली है। मुझे लगता है कि इस पर जल्द कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर हुए 3 आतंकी हमलों पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब देश में नोटबंदी लागू की गई थी तो दावा किया गया था कि नोटबंदी से आतंकी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बदलने के बावजूद केंद्र सरकार आतंकी गतिविधियों को कम नहीं कर पाई है। देखिए, जब देश के ऊपर नोटबंदी थोपी गई थी तो कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने के बावजूद भी केंद्र सरकार आतंकवाद को कम नहीं कर पाई है। जम्मू कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तर में भी चीन की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति के ऊपर दोबारा से सभी दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था तो उन्होंने करहल सीट छोड़ दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के अनुसार इस्तीफा प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इससे पहले सपा के विधायक लालजी वर्मा भी इस्तीफा दे चुके हैं। लालजी वर्मा भी लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये पद उनके चचा और विधायक शिवपाल सिंह यादव या फिर पीडीए के 3 विधायकों रामाचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल अख्तर में से किसी एक को मिल सकता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सपा ने अकेले दम पर 37 और इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल कांग्रेस के साथ मिलकर कुल 43 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए था। राय ने कहा कि हम सब ने आग्रह किया था कि प्रियंका लड़े, बाकी वो लड़ती तो मुकाबला दिलचस्प होता। पार्टी और आप पार्टी
कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी हमारे गठबंधन है इंडिया गठबंधन के, सबको साथ लेकर हम सबको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि अभी से ही कांग्रेस ने 2027 की तैयारियां, निश्चित तौर से हम जनता के बीच में हैं, जनता के साथ खड़े रहने वाला दल है कांग्रेस। कल आप देखिए हमारी नेता आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने आके धन्यवाद ज्ञापित किया। सबसे पहले आप देखिए पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया पूरे देश में, तो उसमें राहुल जी और प्रियंका जी आए। अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बन रहा है, अभी वहां झूठी मार्केटिंग चल रही है बनारस में, तब तक हमारे नेता आकर अपनी कार्यकर्ता और अपने लोगों को धन्यवाद ज्ञापित आभार व्यक्त करके चले गए और यात्रा 11 से 15 और कहीं कहीं हो सकता है 1-2 दिन आगे स्टैंड भी करे। चंद्रबाबू नायडू भी शपथ लेने जा रहे हैं। मैं निश्चित तौर से उनको मैं धन्यवाद, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, अच्छी सरकार चलाएं। और पर जरूर जो ये दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो गुजरात के बड़े व्यापारी, इनसे सावधान जरूर रहेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, ये जिस तरह से चीजें चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, लगातार आतंकी हमलों ने उसको किस तरह से पूरी तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने 370 की बात कही थी, 370 हट गया तो सारी चीजें समाप्त हो गई। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आकर बनारस में और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ घटनाएं घट रही थी। तो मैं समझता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी लोग बनाए गए हैं, मैं समझता हूं कि सारी चीजें केवल दिखावटी हैं, इनको प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर जिन लोगों ने ऐसा पूर्ण कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रूस यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में रूसी सेना में भर्ती किए गए 2 भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को रूस के सामने उठाया है और कहा है कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती तुरंत रोक दी जाए और वर्तमान में रूसी सेना में शामिल सभी भारतीयों को वापस लौटने की अनुमति दी जाए। मंत्रालय ने लोगों से रूस में नौकरी करते समय सतर्क रहने को भी कहा है। विदेश मंत्रालय और मॉस्को में भारतीय दूतावास ने रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी के लिए क्रमशः नई दिल्ली में रूसी दूतावास और मॉस्को में रूसी अधिकारियों के साथ मामले को दृढ़ता से उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें पता है कि लगभग 20 लोग फंसे हुए हैं, हम उन्हें जल्द से जल्द छुट्टी देने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि यूक्रेन में अपने हजारों सैनिकों के मारे जाने के बाद रूस ने लड़ाई के लिए भारत और नेपाल सहित दक्षिण पूर्व एशिया से लोगों को भर्ती किया है। रूस गए कई भारतीयों को यूट्यूब वीडियो के माध्यम से लुभाया गया था, जिसमें रूसी सेना में सहायक के रूप में आकर्षक वेतन का वादा किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने घर फोन करके कहा कि उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके पहुंचने के बाद उन्हें मोर्चे पर धकेल दिया गया है। पिछले महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मानव तस्करी नेटवर्क में उनकी कथित संलिप्तता के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें से एक रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर काम करने वाला एक अनुवादक था। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।